पर बैठे हुए सभी श्रोत वक्तागण, सभा कक्ष में उपस्थित मेरे मित्रगण और कवि यशन प्रार्थी युवा मित्रों, कभी साथी ने ठीक कहा कि एक मित्रता के संबंध की तरह 2-3 दिन हमें साथ में रहने में बातचीत करनी है। किनारे से सर, संसार के बहुत बड़े दार्शनिक और चिंतक रिदा ने कभी कहा था कि दुनिया के संबंधों में उनका एक लेख है लव एंड फ्रेंडशिप, उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी संबंधों में सबसे बेहतर संबंध जो होते हैं वो मित्रता के संबंध, जहां कोई किसी पर भारी नहीं पड़ता, सभी बराबर होते हैं। और मुझे हमेशा लगता है कि एक मित्रता का रिश्ता अगर जानने वाले और सीखने वालों के बीच में हो तो बहुत अच्छा हो। तो एक मित्र की तरह हम लोग आगे की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात मित्रों की आप सब युवा हैं और इतनी संख्या में युवाओं को देखकर मुझे खुशी हो रही है। भगत सिंह ने कभी कहा था कि जो युवा काल मनुष्यता का होता है वहां पोर पोर से सृजनशीलता फूटती। तो युवा का जो काल है वह अपने आप में सृजनशील, जितना ज्यादा कल्पनाशीलता, जितनी ज्यादा स्वप्नशीलता युवाओं में होती है, बच्चों में होती है, उतना बड़े लोगों में नहीं। तो मुझे लगता है कि आप लोग स्वाभाविक तौर पर एक तरह से सृजनशील है, सृजनधर्मी है। तो आपसे बात करना एक बहुत ही अच्छा अनुभव उन लोगों के लिए। कविताएं शुरू से मैं पढ़ता रहा हूं, कविताओं से प्रेम करता रहा हूं, और कविताओं के बारे में बात करनी हो तो कहां से शुरू करें, अपने आप में एक चिंता का विषय मेरे लिए है। लेकिन कुछ बिखरी बिखरी बातें कविता को लेकर के मैं आपसे करूंगा। मित्रों, किसी भी समाज में जब उसमें इतिहास नहीं होता, दर्शन नहीं होते, विज्ञान नहीं होता, लेकिन किसी आदिम समाज में भी कविता होती। कविता सबसे प्रारंभिक साथ है भाषा के साथ मनुष्य का। बहुत पहले से कविता हमारे साथ होती है। इसीलिए शायद कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कविता मनुष्यता की मातृभाषा है। और स्वाभाविक तौर पर जब मनुष्य संकट में होता है तो हमेशा कविता उसके साथ होती है। कविता की जो भूमिका है वो कई तरह से हमारे जीवन में होती है। जब हम आनंद में होते हैं तो कविता हमारे साथ होती है। जब हम शोक में होते हैं, दुख में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तो कविता हमें सांत्वना देती। और जब हम पराजित होते हैं, हारते हैं, तो कविता हमें फिर से उठ खड़ा होकर लड़ने की प्रेरणा देती। कविता हर वक्त हमारे साथ होती है। तो ऐसी कविता का होना मुझे लगता है कि किसी समाज के लिए बहुत जरूरी चीज। ये पूरा जो पूंजीवाद का दौर जिसमें हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, वह एक तरह से अमानवीकरण का दौर। मनुष्य के भीतर की मानवता धीरे धीरे मरती चली जा रही है। और हमारे चिंतकों ने, लेखकों ने इस बात को महसूस किया। हमारे सबसे बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कभी कहा था कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता जाएगा वैसे वैसे मनुष्य के हृदय पर, उसकी वृत्तियों पर परतें पड़ती चली जाएंगी। और तब उन परतों को भेद कर कविता को उसके दिल तक पहुंचना मुश्किल होता चला जाएगा। कविता की जरूरत बढ़ती चली जाएगी, लेकिन कवि कर्म मुश्किल होता चला जाएगा। तो आज उसी अमानवीकरण के दौर में हम हैं। और मुझे लगता है कि कविता का सबसे बड़ा काम, सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखना। इसलिए शायद मार्क्स ने कहा कि वो पहली मातृभाषा है कविता मनुष्य।
हमारे यहाँ धूमिल एक बहुत बड़े कवि थे जिन्होंने कहा कि कविता जो है वो भाषा में आदमी होने की तमीज। कविता हमें सिखाती है कि वस्तुतः इंसान कैसे बना जाए। हर मनुष्य, हम जन्म के तौर पर मनुष्य हैं, लेकिन इंसान हमको बनना पड़ता है। इंसान एक सांस्कृतिक प्रक्रिया, और वो सांस्कृतिक प्रक्रिया हम साहित्य से होकर गुजर कर मनुष्य बनते। कभी गालिब ने भी कहा था कि यूं तो दुश्वार है कर हर काम का आशा होना, आदमी को मयस्सर नहीं इंसान। ये जो आदमी है, हर आदमी के भाग्य में ये नहीं होता कि वो सच्चा इंसान बने। मुझे लगता है कि साहित्य, कविता एक आदमी को सच्चा इंसान बनाने का काम है। आज जो आदमी काम करता है वो सारे काम रोबोट कर सकता है, लेकिन उसमें संवेदना नहीं है, भावना नहीं, उसके भीतर अनुभूति नहीं। मुझे लगता है कि साहित्य हमें वास्तविक रूप में हमारी भावनाओं को, हमारी अनुभूतियों को, हमारे भीतर प्रेम को, इस तरह की भावनाओं को एक तरह से जीवित रखने का काम करता है और एक सच्चा मनुष्य बनाने का काम करता है। मित्रों, ये जो काल है, समय है, ये अनंत है, और ऐसा कहा जाता है कि यह जो काल है ये हम सबको धीरे धीरे नष्ट करता है, धीरे धीरे बर्बाद करता है। मुझे लगता है कि साहित्य में, कविता में आकर यह काल हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। वह काल जो हमें नष्ट करता है खुद व्यतीत हो जाता है। देखिए, साहित्य में, कविता में जब एक बार काल आकर ठहर जाता है तो हमेशा जीवित और प्रवहमान होता है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम को आज भी पढ़ेंगे तो शकुंतला की जब विदाई हो रही है और जिस तरह से सारे पशु पक्षी सब उसके पास आकर खड़े हो गए हैं, कोई उसके आंचल खींच रहे हैं, कोई उसे रोक रहा है। जब भी आज भी आप पढ़ेंगे सैकड़ों वर्षों के बाद, तो वो सारी कुछ उसी तरह से चीजें जीवित होती। साहित्य में, कविता में चीजें आकर के हमेशा प्रवहमान और जीवित हो जाती। तो मुझे लगता है कि यह साहित्य की एक बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए शायद शमशेर जैसे कवि ने कभी कहा था कि काल तुझसे होड़ है मेरी। जो साहित्य है वो काल से होड़ लेता है, वो काल से परे चला जाता है। सदियों बाद भी किसी कविता का उतना ही महत्व होता है। कबीर आज नहीं है, लेकिन कबीर अपने काल में जितने प्रासंगिक थे उसके बाद आज उससे वो ज्यादा प्रासंगिक। काल की सीमाओं को कविता हमेशा लांघती, उसके परे जाती, स्थान की सीमाओं को वह पार करती। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कविता है, जो समय के साथ साथ, जैसा कि आचार्य शुक्ल ने कहा कि जैसे जैसे समय, सभ्यता बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे कविता की जरूरत बढ़ती चलेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में, जीवन में कविता का आज उतना ज्यादा महत्व नहीं रह गया। दूसरी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं, और इंसान के लिए जो सबसे जरूरी चीज है उसको एक तरह से हाशिए पर डाल देने की कोशिश समाज में हो रही। मुझे लगता है कि वैसे दौर में, वैसे समय में कविता के प्रति रुचि रखना, कविता को जीना, कविता को रचना, मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण काम है, और इस दायित्व को आप सब लोगों ने उठाया। कविता की एक बहुत बड़ी ताकत जो होती है वह प्रतिसंसार रचने की होती है। अक्सर कहा जाता है कि कवि जो होता है वह निरंतर एक असंतुष्ट प्राणी, वह जिस दुनिया में, समाज में, जिस सिस्टम में, व्यवस्था में रहता है, उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें कोई खोट है, कहीं ना कहीं कोई कमी है। कवि एक निरंतर असंतुष्ट प्राणी होता है। वो एक बेहतर समाज, एक नई दुनिया का हमेशा स्वप्न देखता है। इस दुनिया के समक्ष एक दूसरी दुनिया का प्रतिसंसार रचता है, एक काउंटर वर्ल्ड बनाता है, एक बड़ा कवि। और यह वही कर सकता है जो सृजनशील, जिसमें सृजन की क्षमता।
जो भी इस प्रकृति के द्वारा बनाई हुई दुनिया है उसको वो स्वीकार नहीं है। उस दुनिया से एक नई दुनिया बनाना वो चाहता है। यह जो नई दुनिया बनाने की क्षमता है, यह प्रति संसार रचने की क्षमता है, मुझे लगता है कि यह साहित्य नहीं होती। इस दुनिया के समक्ष एक नई दुनिया साहित्य हमें रच कर देता है। थोड़ा सा उदाहरण से अगर बात करूं तो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। अगर आप सूरदास को पढ़ेंगे, हमारे मध्यकालीन कवि थे, तो वहां आता है कि श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं और सारी की सारी गोपियां उस बंसी की आवाज को सुनकर उनकी तरफ दौड़ पड़ती। क्या भारतीय समाज में मध्य युग में स्त्रियों को इतनी स्वतंत्रता थी कि कोई बंसी बजाए और सारी की सारी स्त्रियां अपने घर के सारे कारोबार को छोड़कर किसी बंसी के पीछे दौड़कर चली जाएं? ये संभव नहीं था। लेकिन भारतीय स्त्रियों के भीतर जो एक स्वतंत्रता की आकांक्षा थी, जो वर्षों से कहीं न कहीं पड़ी हुई थी उसके भीतर, उसका एक प्रतिसंसार रचते हैं सूरदास और एक स्वतंत्रता का एक क्षेत्र निर्मित करते हैं जहां वो प्रेम के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र। तो कविता ये काम करती है कि जीवन जो आपकी सीमाएं बांधता है, समाज जो आपकी सीमाएं बांधता है, व्यवस्था जो आपको सीमाएं बांधती है, कविता उससे मुक्त करती है और एक नए तरह का प्रतिसंसार वो रचने की कोशिश करता है। कविता के साथ एक बहुत बड़ी बात यह भी होती है कि कविता हमारे भीतर स्वप्न पैदा करती है। क्योंकि कविता में अभी हमारे साथी ने कहा, ईश्वर भाई ने, कि कल्पनाशीलता कविता के लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि उसी तरह कविता के लिए स्वप्न का होना भी जरूरी है। अवतार सिंह पास ने कहा था कभी कि बहुत खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो हमारे सपने हमारे लिए बहुत जरूरी है, कल्पना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चे सबसे ज्यादा कल्पनाशील होते हैं, युवा सबसे ज्यादा कल्पनाशील होते हैं। लेकिन जैसे जैसे जीवन के कठोर धरातल से वे टकराते हैं, उनकी स्वप्नशीलता, उनकी कल्पनाशीलता धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। मुझे लगता है कि कविता और साहित्य इस स्वप्न को, इस कल्पना को हमेशा जीवित रखने का काम करता है। साहित्य में कल्पना वह काम करती है जो आपके पास नहीं है। कल्पना से आप उसे भी अपने पास उपस्थित कर सकते हैं। जो यथार्थ है उस यथार्थ को और ज्यादा गहरा बना सकते हैं आप कल्पना के माध्यम से। कल्पना हमेशा हमें जीवन में एक उछाल देती है, कल्पना भी और स्वप्न भी। मुझे लगता है कि आज के दौर में जो कल्पना और स्वप्न पूरी तरह से मनुष्य के जीवन से खत्म होता चला जा रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि कविता की जरूरत है। क्योंकि लैंगस्टन ह्यूज ने कहा था कि अगर तुम्हारे भीतर सपने नहीं हैं तो तुम्हारा जीवन एक परहीन पक्षी की तरह है जहां तुम उड़ नहीं सकते। किसी स्वप्न के बिना तुम्हारा जीवन जो है वो एक बंजर प्रदेश की तरह है जहां बर्फ ही बर्फ है, वहां किसी तरह का कोई चीज उगता नहीं। तो मुझे लगता है कि इस स्वप्न को, इस कल्पनाशीलता को कविता हमेशा जीवित रखती है और उसका सार्थक उपयोग करने का काम करती है। मित्रों, यह जो हमारा समय है, अपने समय के प्रति, अपने समाज के प्रति कविता हमेशा मनुष्य को बेचैन बनाने का काम करती है। और बेचैन वही होगा जो अपने समय और समाज को समझेगा। एक कवि के साथ दोहरी जिम्मेवारी होती है। सबसे पहले तो वो सत्य को समझे, और आज के समय में सत्य को समझना उतना आसान नहीं है। आजकल तो कहा जाता है कि ये उत्तर सत्य का युग है। आज इतने ज्यादा भ्रम, इतने ज्यादा झूठ आपके सामने फैले हुए हैं कि वो सत्य को जानना इतना आसान नहीं है। कवि का काम होता है सत्य की अभिव्यक्ति करना, लेकिन सत्य को जानना अपने आप में मुश्किल है। तो ये कवि के सामने भी एक चुनौती है कि इस झूठ के समय में कैसे हम सत्य तक खुद पहुंचे और कैसे लोगों तक हम सत्य को ले जाने का प्रयास करें। और जब आप सत्य को समझेंगे तो आपके भीतर एक गहरी बेचैनी, एक गहरी छटपटाहट हो। आखिर कबीर क्यों कहते हैं
कि सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। जो जागेगा वही रोएगा, जो चीजों को जानेगा वही एक तरह से बेचैन भी रहे। और मुझे लगता है कि तुलसीदास भी इसी तरह के कवि हैं जो कहते हैं कि सारी रात बिस्तर बिछाते ही बीत गई, दासत ही गयो बीत निशा, कबहु न नाथ नींद भर सोए। पूरी जो रात्रि है वो बिस्तर बिछाते हुए बीत गई, कभी भी नींद भर सोया नहीं। यह जो बेचैनी है, यह जो छटपटाहट है, वो आप देखेंगे कि तुलसीदास से लेकर मुक्तिबोध तक यह बेचैनी होती है। और जो भीतर से बेचैन नहीं है, छटपटाहट नहीं है जिसके भीतर, मुझे लगता है कि वो बड़ी कविता, सच्ची कविता वो कभी भी नहीं लिख सकती। कविता सिर्फ दिमाग से नहीं लिखी जाती, कविता गहरी संवेदना से लिखी जाती है। विचार की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती। इसीलिए मुक्तिबोध जैसे कवि कहते हैं कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना की जरूरत होती है। आपकी संवेदना हमेशा, विचार उसको संवेदना को दिशा देने का काम करती है, नहीं तो आपकी संवेदना भटक भी सकती है, गलत लोगों पर भी आप संवेदित हो सकते हैं। तो कविता में विचार और संवेदना की बहुत बड़ी जरूरत होती है। इसी तरह से मुझे लगता है कि जो साहित्य है वो एक स्मृतियों का विराट घर है। पूरी जातीय स्मृतियां, पूरी इतिहास की स्मृतियां और अपने व्यक्ति की स्मृतियां, इन सब स्मृतियों को साहित्य समेटने का काम करता है। बहुत बड़े कवि रिल्के ने कभी अपने नौजवान दोस्तों को पत्र लिखा था। आप जैसे जो कविता सीखने और जानने वाले लोग हैं, उनको पत्र लिखा था रिल्के ने, और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें साहित्य सीखना है सबसे पहले, तो सबसे पहले तुम स्मृतियों में लौटो, और खास करके तुम्हारी जो बचपन की स्मृतियां हैं, वहां तो साहित्य का भरमार है, भंडार। आप वहां से साहित्य को निकालो। तो मुझे लगता है कि साहित्य में स्मृतियों की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम एक स्मृतिहीन समय में रहने की एक तरह से रहते हैं। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि साहित्य उन स्मृतियों को भी जीवित रखने की कोशिश करता है। एक चीज और मैं कहूंगा मित्रों, नए कवियों से, वो कहूंगा कि अपनी सौंदर्य दृष्टि का विस्तार। हमेशा ये होता है कि क्या सुंदर है, क्या असुंदर है, ये व्यवस्था हमारे दिमाग में पहले से चीजें तय कर देती। हम मानकर चलने लगते हैं कि कौन सुंदर है और कौन असुंदर है। ये पहले से हमारे दिमाग में बैठा दिए जाते। आपकी ये जो मेंटल कंडीशनिंग है, जिसको बता दिया गया है कि यही सुंदर है, गुलाबी सुंदर है, ये कुकरमुक्ता सुंदर नहीं है। एक कवि हमेशा इस सौंदर्य की कंडीशनिंग को एक तरह से तोड़ने का काम करता है। कभी कभी चांद तो सबको सुंदर लगता है। प्रेमिकाओं को चेहरे की उपमा पहले चांद से दी जाती थी, लेकिन मुक्तिबोध ने इस सौंदर्य बोध को तोड़ा। उन्होंने कहा कि चांद का मुंह टेढ़ा, तो उन्होंने एक नए सौंदर्य बोध से चांद को देखने की कोशिश। एक खास तरह की स्त्रियों को माना जाता था कि वो सुंदर है, लेकिन निराला ने तोड़ती पत्थर में एक श्रम करती हुई स्त्री को, इलाहाबाद के रास्ते पर पत्थर तोड़ती हुई स्त्री को कहा कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री है। उन्होंने एक तरह से श्रम के सौंदर्य को हमारे सामने रखने की कोशिश की कि मनुष्य सिर्फ अपने चेहरे से सुंदर नहीं होता, वो अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से भी सुंदर होता है, वो अपने कर्म से भी सुंदर होता है। मनुष्य के भीतर जो सबसे सुंदर चीज है वो उसका कर्म है, वो उसका श्रम है। और निराला ने उस कविता में सौंदर्य बोध के पुराने प्रतिमान को तोड़कर नए तरह के सौंदर्य बोध को स्थापित किया। तो हमेशा नए कवियों को एक नई नई तरह की सुंदरता के क्षेत्रों की तलाश करनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कभी कहा था कि जो बड़े कवि होते हैं उनको राजाओं की सवारियां आकर्षित नहीं करती। ये जो कुत्ते दौड़ते रहते हैं, ये जो बिल्लियां रोटी चुरा लेती हैं, ये पक्षी जो अपने बच्चों को दाना चुराते हैं, इनमें भी एक विराट सौंदर्य। और जो कवि होता है वह जीवन को इसी तरह से देखता है। जिसको सुंदरता का क्षेत्र नहीं माना जाता, वहां से उस सुंदरता को तलाश करता है।
हमारे दौर के बहुत बड़े कवि हैं नरेश सक्सेना। आप उनकी कविताएं पढ़िए, आप सोच नहीं सकते कि उस विषय पर कविता लिखी जा सकती है। वो सीमेंट पर कविता लिखते हैं, वो ईंट पर कविता लिखते हैं, वो जंग लगने पर कविता लिखते हैं। आप इस विषय पर कविता नहीं लिख सकते, लेकिन आप उनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो लगेगा कि किस तरह से वो विषय का विस्तार कर रहे हैं, किस तरह से वो चीजों को नई दृष्टि के साथ देख रहे हैं। तो चीजों को देखने की एक नई दृष्टि, एक नया सौंदर्य बोध का मुझे लगता है कि मित्रों विकास हमको करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमेशा कवि, एक अच्छा कवि, सच्चा कवि, एक सच्चा कविता का पाठक हमेशा एक बेहतर इंसान होता है, क्योंकि कविता पढ़ते हुए और कविता रचते हुए हम अपने आप से संघर्ष करते हैं, अपने आप से लड़ते हैं। और जो अपने आप से लड़ेगा, अपने आप से संघर्ष करेगा, वो बेहतर इंसान निरंतर बनने की कोशिश करेगा और बनेगा। इसलिए मुझे लगता है कि कविता रचते हुए भी आदमी एक बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया में होता है। हमारे पुरखे कवि घनानंद ने कभी कहा था कि लोग कहते हैं कि मैं कविता को बनाता हूं, मुझे तो कविता बनाती। तो इस तरह से कविता जो है खुद आपको रचती, आप कविता को नहीं रचते, कविता आपको भी बनाती। एक बेहतर एक इंसान, एक सुंदर इंसान, एक संवेदनशील इंसान बनाने का काम करती। तो मुझे लगता है कि कविता को लिखना एक बेहतर इंसान बनना भी है। एक चीज मैं और कहूंगा मित्रों कि साहित्य हमेशा, मुझे लगता है कि दुनिया का महान साहित्य कभी भी राजाओं की प्रशंसा में, कभी सत्ता और व्यवस्था से जुड़ करके महान कविताएं कभी नहीं लिखी है। दुनिया की तमाम कविताएं जो बेहतर कविताएं हैं, महान कविताएं हैं, वो सत्ता के प्रतिरोध की कविताएं, वो विरोध की कविताएं। अभी हमारे साथी पाब्लो नेरुदा की बात कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कविता जो है, कवि जो है, उसका काम एक बढ़ई के काम से, एक कारीगर के काम से, एक कवि का काम कहीं कोई अलग नहीं। एक कवि उसी तरह से होता है जैसे एक बढ़ई होता है, जैसे एक कारीगर होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, एक बात में कवि अलग होता है, क्योंकि वह प्रतिरोध को चुनता है, वो प्रतिरोध करता है, वो विरोध करता है। और जहां वो प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, वही वो कारीगर से अलग है। तो गलत चीजों का हमेशा, अन्याय का प्रतिरोध करना, प्रतिकार करना, मुझे लगता है कि कविता का सबसे बड़ा काम होता है। इसलिए मुझे लगता है कि कविता हमेशा सत्ता के प्रतिपक्ष में होती, वो हमेशा विरोध में होती और हमेशा आम जन के साथ होती, हमेशा दबे कुचले लोगों के साथ होती। नागार्जुन ऐसे ही नहीं कहते हैं, मैं उनको करता हूं प्रणाम जो नहीं हो सके पूर्ण काम। मैं उनकी पूजा करता हूं जिनकी कामनाएं पूरी नहीं हो सकी, जो समुद्र को पार करने के लिए उतरे थे, लेकिन बीच समुद्र में ही लहरों ने उनकी डोंगी को लीन लिया। मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो ये जो हारे हुए लोग हैं, ये जो दबे हुए लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं, मुझे लगता है कि साहित्य हमेशा उसके प्रति संवेदनशील होने का काम करता है। कवि नानक ने कहा कि नानक नन्हे हो रहे जैसे नन्ही दूब, और घास जरी जाते हैं दूब खूब की खूब। निराला ने भी कहा था कि जब बादल गरजते हैं तो जो बड़ा जमींदार है वो अपनी प्रिया के अंक के साथ लिपट जाता है डर कर, लेकिन छोटे छोटे जो पौधे हैं, छोटी छोटी जो घास है, वो हिल हिल करके बादल को बुलाती, क्रांति को बुलाती है, क्रांति की एक तरह से प्रतीक्षा है। तो मुझे लगता है कि छोटी चीजों का सौंदर्य हमेशा कविता में बना रहता है। कविता के लिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है उसमें चीजें। अगर समय हो तो 5 मिनट में और लेना चाहूंगा, 5 मिनट में, 7 मिनट में अपनी बात, थोड़ी सी कविता कैसे, अब इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। देखिए, हमारे यहाँ मुक्तिबोध ने, मुझे लगता है कि इस पर बहुत बढ़िया से लिखा है कि कविता की प्रक्रिया क्या होती है, कविता रची कैसे जाती है। और तब उन्होंने कहा कि हमेशा ये होता है कि हमारे भीतर अनुभूति की कोई लहर उठती, सबसे पहले कोई संवेदना उठती है हमारे भीतर। मुक्तिबोध कहते हैं कि एक कला का पहला क्षण होता है जब हमारे भीतर, जब हम संवेदित होते हैं, जब हमारे भीतर अनुभूति की कोई लहर उठती है, ये पहला क्षण होता है।
दूसरे क्षण में वो कहते हैं कि जो खुद कवि होता है वह अपनी ही उस अनुभूति को एक दर्शक की दृष्टि से देखने लगता है। वो अपने आप को अलगाता है अपने उस अनुभव से और उसको एक दूसरे व्यक्ति की तरह देखने लगता है। ये दूसरा क्षण होता है जहां वो उन चीजों का विस्तार करता है। और तीसरे क्षण में वो कहते हैं कि अब ये जो हमारी अनुभूति का विस्तार हुआ है इसको अब हम कैसे अभिव्यक्त करें। यहां सवाल भाषा का आता है, यहां सवाल शिल्प का आता है और फिर वहां जद्दोजहद शुरू करता है कवि कि हम इसको कैसे रचें, किस भाषा में रचें। आप हमेशा कोई वाक्य लिखते हैं और फिर से उसको काट देते हैं कि नहीं, हमारी अनुभूति पूरी तरह से इसमें प्रकट नहीं हुई, क्योंकि अनुभूति में और भाषा में हमेशा एक फांक बची रह जाती है। इसलिए कवि को शायद बार बार रचने की जरूरत पड़ती है। वो लिखता है और उसे लगता है कि मैं जो लिखना चाह रहा था वो लिख नहीं पाया और वो फिर दोबारा उसकी कोशिश करता है। इसी तरह से मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज है वो है भाषा की सृजनशीलता। जिस भाषा में हम लिखते हैं मित्रों, वो भाषा आजकल के जीवन में खास करके बहुत भ्रष्ट हो चुकी है। उस भाषा को राजनीतिज्ञों ने बर्बाद कर दिया, क्योंकि राजनीति में जो शब्द राजनीतिज्ञ बोलता है उस शब्द का वास्तविक अर्थ नहीं होता, वो झूठ बोल रहा होता। तो शब्द जो है उसी तरह से जैसे भूषे में अन्न नहीं होता, उसी तरह से राजनीतिज्ञों के शब्दों में अर्थ नहीं होता, उसके अर्थ से शब्द बहुत अलग होते हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था जो हमेशा भाषा को भ्रष्ट करने का काम करती है, ये भाषा आपको मिली है और इस भाषा में आपको रचना है। ये झूठ बोलने वाले राजनीति के समक्ष आपको सच्ची बात अपनी कविता में अभिव्यक्त करनी है। तो इसके लिए आपकी भाषा को थोड़ा सा रचनाशील होना पड़े, भाषा को थोड़ा सा बदलना पड़े। तो इसलिए हमेशा जब आप लिखते हैं तो अपनी भावनाओं को कैसे नई भाषा में, कैसे नए रूप में, कैसे नए बिंब में हम कैसे उसको प्रकट करें, कोशिश वही करनी चाहिए। पुरानी शब्दावली को हम एक तरह से छोड़ें और एक नई रचनाशील भाषा को हर कवि करने की कोशिश करता है और अपनी बात नई तरह से वो करने की कोशिश करता है। एक बात और हमारे मित्रों ने कही है कि कविता में हमेशा उसकी भाषा चित्रात्मक होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी कविता में बिंब बहुत अच्छे हैं। ये बिंब वस्तुतः चित्र है, बाकी सब ज्ञान जो है वो ज्ञान का अमूर्तन करते हैं, संसार का अमूर्तन करते हैं। लेकिन साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो हमारे सामने जीवन का चित्र खड़ा होता है। तो कविता की भाषा जो होनी चाहिए वो चित्रात्मक भाषा होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचक कहते हैं कि कविता की भाषा चित्रात्मक होनी चाहिए। आप केदारनाथ अग्रवाल को पढ़ते हैं कि जवान होकर जल रहा था गुलाब, खोलकर होंठ जैसे आग गा रही हो फाग। तो आपको एक खिलता हुआ गुलाब का एक चित्र आपके दिमाग में बनता है। तो मुझे लगता है कि भाषा इस तरह की होनी चाहिए। मित्रों, मैं एक अंतिम बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा और अंत में एक छोटी सी कविता का एक हिस्सा मैं सुनाऊंगा। देखिए, मुझे हमेशा लगता है कि कविता हमेशा कमजोर लोगों के साथ होती है, छोटे लोगों के साथ होती है, पराजित लोगों के साथ। कविता हमेशा वीरों के साथ नहीं होती। हमारे दौर के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं आर चेतन क्रांति। उनके कविता संग्रह का नाम ही है वीरता पर विचलित। वीरता पर तो बहुत प्रसन्न लोग होते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन वो कवि कहता है कि वीरता पर आज विचलित होने की भी जरूरत है। हमारे बहुत सारे कवि जो होते हैं वो वीर रस की कविताएं लिखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आज के समय की जो वीरता है वो विचलित कर देने वाली है। जो महान कवि होता है, बड़ा कवि होता है, वो मुझे हमेशा लगता है कि वो हारे हुए और पराजित पक्ष का कवि है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एडवार्डो गैलियानो एक बहुत बड़े लेखक हैं। उन्होंने जिक्र किया कि एक बार स्पेन का जब गृह युद्ध चल रहा था, वहां फ्रैंको सबसे बड़ा वहां का तानाशाह था और उसकी सेना में एक लड़ने वाला बहुत बड़ा जनरल था।
उसको बहुत सारे तमगे मिले थे, एक हाथ भी उसने अपना खो दिया था और तमगों से उसका शरीर भरा हुआ। वो विजेता पक्ष का व्यक्ति था। लेकिन एक दिन एक रात में कहीं से उसको एक किताब मिल गई सेसार बायको की, और जब उस किताब को वो पढ़ने लगा तो उस विजेता को लगा कि मैं आज तक जो युद्ध लड़ रहा था वो तो गलत पक्ष में लड़ रहा था। जैसे हमारे यहाँ कौरवों के पक्ष में कुछ लोग लड़ रहे थे तो उसको लगा कि मैं तो फ्रांकों के पक्ष में एक गलत पक्ष में लड़ रहा हूं, और जो लोग हारे हैं, पराजित हुए हैं, वे सही लोग थे, सही लोग। उसने सारे तमगे अपने लौटा दिए, फ्रैंको का उसने साथ छोड़ा और उसने उन हारे हुए लोगों के साथ खड़ा हुआ। और सेसार बायको के बारे में कहा गया कि वे हारे हुए पक्ष के कवि। तो मुझे लगता है कि हमेशा हमको विजेताओं के साथ होने की जरूरत नहीं है, हमें हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होने की जरूरत है। हमारे देश के एक बहुत बड़े कवि, मलयालम के कवि के सच्चिदानंद, उनकी एक कविता है कवि। मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं आपके सामने, जरूरत पड़ेगी तो आगे उसकी व्याख्या करेंगे। अभी सिर्फ कविता की वो पंक्तियां सुनिए, कवि के बारे में। कवि क्या लिखता है? वह जो सोता है सड़क के किनारे, जिसके पास एक छाता भी नहीं है, जिसके पास एक छत भी नहीं है फिक्र करने के। वो जो सोता है सड़क के किनारे, जिसके पास एक छत भी नहीं है फिक्र करने के लिए। जब बेरहम लोग काट देते हैं छायादार वृक्ष, वह अपनी हथेलियों के ठंडक में सोता है। वह अपनी हथेलियों के ठंडक में सोता है। सारे चूल्हों पर पकते हैं उसके चावल, सारे चूल्हों पर पकते हैं उसके चावल। सारे शरीर उसके वस्त्रों से ढके, उसकी चप्पलें सारे पैरों को कांटों से बचाती है। एक कवि सिर्फ अपने लिए चप्पल नहीं पहनता, एक कवि की जो चप्पल है वो सारे लोगों को कांटों से बचाता है। उसकी चप्पलें सारे पैरों को कांटों से बचाती है। वह तेज दोपहरी में भी किसी हरे पत्ते की तरह बिना छाते और बिना परिभाषे के चलता है निचाट हरा। उसके सर पर एक कलगी और एक जख्म उसके गले पर, एक पंख जो नुच गया है जब सियार ने उसे पकड़ लिया था। उसी से वह लिखता है तुम्हारे लिए शोक गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।